हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सस्य मंत्रा में। और इससे पहले हम सुपर टेट में और साइंस में पढ़ा चुके हैं। कुल चैप्टर थे उसमें 13, तो 13 वीडियो वो पढ़े हुए हैं। जिस किसी को देखने हैं तो मेरे चैनल आर के सस्य मंत्रा की प्ले लिस्ट में जा करके आप उन्हें विजिट कर सकते हैं। सारी साइंस वीडियो से मिल जाएंगे। तो साइंस के बाद साइंस आता है आपका 10 अंक का, यानी 10% आएंगे उसमें हम। तो साइंस के बाद अगला मैंने लिया है इंग्लिश, सुपर टेट में इंग्लिश। तो इंग्लिश में कौन कौन चैप्टर हैं सुपर टेट में। तो पहले मैंने वीडियो बनाया कि इंग्लिश में क्या क्या है, कौन कौन से इसमें चैप्टर आने वाले हैं। तो शुरू करते हैं इंग्लिश में सिलेबस, इंग्लिश का सिलेबस। तो पहला है इसमें पॉइंट नाउन। पहला चैप्टर है इसमें नाउन, यानी कहते हैं इसको संज्ञा। संज्ञा। दूसरा है आपका प्रोनाउन, प्रोनाउन यानी सर्वनाम। चैप्टर नंबर 3 है आपका एडजेक्टिव, एडजेक्टिव यानी इसको कहते हैं हिंदी में विशेषण। चौथा है आपका वर्ब, इसको बोलते हैं क्रिया। पांचवा है आपका इसके बाद एडवर्ब, एडवर्ब बोलते हैं क्रिया विशेषण। छठवां है आपका आर्टिकल, आर्टिकल में क्या आता है ए एन दी का प्रयोग। सातवां चैप्टर है आपका प्रीपोजिशन, इसको हिंदी बोलते हैं पूर्व सर्ग। जैसे इसमें ऑन, इनटू, एट इसका प्रयोग किया जाता है, इसे बोलते हैं प्रीपोजिशन। आठवां टॉपिक है आपका कंजक्शन। कौन सा है? कंजक्शन। कंजक्शन को बोलते हैं संयोजन, यानी दो वाक्य दिए होंगे, दो सेंटेंस दिए होंगे, उनको संयोग करना है। चैप्टर 9 इंटरजेक्शन, इंटरजेक्शन बोलते हैं हिंदी में विस्मय बोधक। चैप्टर 10 आपका पढ़ाएंगे आपको हम सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस, यानी वाक्यों का संयोजन। चैप्टर 11 में है आपका वॉइस, हिंदी में बोलते हैं इसको वाच्य, हिंदी में वाच्य। हिंदी में आपको इसलिए बता रहे हैं कि कई टॉपिक ऐसे हैं आपको वो हिंदी में मिलेंगे और इंग्लिश में भी हैं। तो अगर आप यहाँ समझ जाएंगे तो हिंदी में अपने आप कुछ टॉपिक आपके हिंदी में अपने आप क्लियर हो जाएंगे। और जो हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं उनको केवल इंग्लिश समझने में दिक्कत आती है, तो मैंने इसको इंग्लिश और हिंदी ये दोनों में समझाऊंगा, जिस कारण जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको समझने में दिक्कत ना आए। तो सबसे कठिन जो हिंदी मीडियम है उनको कठिन लगती है इंग्लिश, कि इंग्लिश बहुत कठिन है। लेकिन जिस तरह मैं पढ़ाऊँगा आपको हिंदी में इंग्लिश, हिंदी में भी, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो वॉइस यानी वाच्य दो तरह के होते हैं, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस से बोलते हैं कर्तवाच्य और पैसिव बोलते हैं कर्मवाच्य। ये हिंदी में आता है ना वाच्य, इसको वाच्य करिए, इसको कर्तवाच्य बनाइए या कर्मवाच्य बनाइए, इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिव पैसिव। चैप्टर 12 में आपका नरेशन, नरेशन बोलते हैं कथन, यानी कोई चीज कथन। कथन होता है दो तरह का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। चैप्टर 13 में पढ़ाएंगे आपको हम सिनोनिम, सिनोनिम बोलते हैं समानार्थक शब्द, यानी समान अर्थ वाले शब्द, इसको हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। पॉइंट 14 में आपका है आपका एंटोनिम्स, एंटोनिम्स मतलब विलोम शब्द, एंटोनिम माने विलोम शब्द यानी उल्टे शब्द। चैप्टर 15 में पढ़ाएंगे आपको हम इडियम एंड फ्रेज, इडियम्स एंड फ्रेज, हिंदी में बोलते हैं इसको मुहावरा और लोकोक्तियाँ। हिंदी बोलती है ना अधजर गगरी छिलकत जाए, इस टाइम में जो इसे बोलते हैं इंग्लिश में इडियम एंड फ्रेज। चैप्टर 16 आपका है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको हिंदी में बोलते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। जैसे कोई जो बिल्कुल जो कभी न मरे उसे क्या बोलते हैं? अमर है। जिसका पति मर गया उसे क्या बोलते हैं? विधवा। तो ये सब क्या हैं? ये हिंदी में बोलते हैं इनको वाक्यांश के लिए एक शब्द, इंग्लिश में बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। 17 फ्रेजल वर्ब, कौन सी? फ्रेजल वर्ब, यानी वर्ब्स यूज्ड विद प्रीपोजिशन, जिस वर्ब में प्रीपोजिशन आती है उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब। 18 चैप्टर 18 आपका प्रोवर्ब्स, प्रोवर्ब मतलब होता है कहावतें, जो कहावत होती है हिंदी में कहावतें, उसको बोलते हैं हम प्रोवर्ब्स। और लास्ट है आपका 19 चैप्टर 19 में पढ़ाएंगे आपको पैसेज, पैसेज बोलते हैं परिच्छेद। तो टोटल आपको हम इंग्लिश पढ़ाएंगे सुपर टेट की, वो 19 चैप्टर में है। और ये सुपर टेट ही नहीं, उन सारी कंपटीशन जिसमें इंग्लिश आती है उन सब में आपके ये सब पॉइंट काम में आएंगे, सारे टॉपिक इसमें महत्वपूर्ण हैं।
अब थोड़ा थोड़ा इसमें बताते हैं इनके बारे में, क्योंकि डिटेल वीडियो बाद में बनाएंगे, पहले इनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम बता देंगे आपको। पहले नाउन, नाउन क्या है, हिंदी में बोलते हैं संज्ञा। नाउन क्या होता है, नाउन बोलते हैं नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस और थिंग। किसी प्राणी वस्तु स्थान नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का, जैसे राम जाता है, क्या है, राम जाता है, यानी या ये मान लीजिए राम इज ए गुड बॉय, सेंटेंस है राम इज ए गुड बॉय, तो कौन, जो कौन का आंसर दे वो आपकी संज्ञा पर निकल के आ जाएगी। कौन अच्छा है, राम, तो राम होगी आपकी संज्ञा। अब आते हैं पॉइंट 2 की तरफ, प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या होते हैं, सर्वनाम, यानी जो शब्द संज्ञा के स्थान में प्रयोग करते हैं उनको सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम इज ए गुड बॉय, अभी मैं यहाँ से राम हटा दूँ और ही लगा दूँ, ही इज ए गुड बॉय, तो ही कौन है, ही हो गया सर्वनाम यानी प्रोनाउन। अब चलते हैं तीसरी तरफ, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव बोलते हैं विशेषण, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता दे उसे कहते हैं विशेषण, ठीक है ना। जैसे राम इज ए गुड बॉय, राम अच्छा लड़का है, तो राम कैसा लड़का है, कैसा का उत्तर दे रहा है हमारा गुड, कैसा, गुड, अच्छा लड़का है, तो गुड हो गया हमारा विशेषण यानी एडजेक्टिव। अगला चलते हैं आपका चौथा चैप्टर, वर्ब, क्रिया। वर्ब क्या है, जो क्रिया, जो क्या का उत्तर दे दे वही वर्ब है, जो क्या का उत्तर दे दे वही वर्ब है। जैसे ही वॉक्स स्लोली, वह धीरे धीरे चलता है, वह धीरे चलता है, ठीक है ना। तो वो क्या कर रहा है, क्रिया मतलब वर्ब मतलब कौन सी क्रिया कर रहा है, क्या कर रहा है वो चल रहा है, तो वॉक्स यानी चलना, चलना क्या है, क्रिया है। एडवर्ब, वर्ब के साथ आती है एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण, हिंदी में बोलते हैं इसको क्रिया विशेषण, जो क्रिया की विशेषता बता दे होता है क्रिया विशेषण। जैसे सेंटेंस है ही वॉक्स स्लोली, तो क्या करता है वो, क्रिया मतलब कौन सी क्रिया करता है, यानी चलता है, तो चलना हुई वर्ब। अब चलने की विशेषता क्या है, चलने की विशेषता होती है, यानी वर्ब की विशेषता कौन बताता है, एडवर्ब, यानी वर्ब माने वर्ब होगी, वाक्य चलता है, क्या चल रहा है, स्लोली, यानी वर्ब की विशेषता बता रहा है कि स्लोली स्लोली चल रहा है, वो धीरे धीरे चल रहा है, तो स्लोली हो गया एडवर्ब। वर्ब है आपका वाक, एडवर्ब हो गया आपका स्लोली, इसे निकालते हैं एडवर्ब। आर्टिकल, आर्टिकल में है आपका ए एन दी का प्रयोग। एन कब आता है, ए ई आई ओ यू से पहले एन आता है। दी आता है किसी फेमस चीज से पहले, जैसे द ताजमहल, द रामायण, द महाभारत, द गंगा, द यमुना, तो ये सब चीजें कहाँ का प्रयोग होंगे, ये इसी सब आर्टिकल में आपके आएंगे। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन बोलते हैं पूर्व सर्ग, यानी इसमें ऑन, इनटू, एट का प्रयोग। जैसे वह नदी, वह कुएं में कूदा, तो ही जंप्ड कुएं में, तो यहां क्या आएगा, में की इन भी होती है और इनटू भी होती है, इन माने भी में, इनटू माने भी में, तो जब कुछ चीज गहरे में कूद जाता है तो वहां इनटू आता है। ही जंप्ड इनटू द वेल, कोई चीज हम गहरे में कूदें तो वहां इनटू आएगा। जैसे अगर हम कमरे में जा रहे हैं तो आएगा इन, वह कमरे में आता, ही कम्स इन द रूम, वह कमरे में आया, कूदा तो नहीं कमरे में, कमरे में एंटर हुआ है तो आएगा इन। लेकिन जब हम गहरे में कूदेंगे तो होता हमारा इनटू, ही जम्प्ड इनटू द वेल, इनटू द रिवर, इनटू द पॉन्ड, ठीक है ना। तो ये सब वो होती है हमारी प्रीपोजिशन, इसका डिटेल हम आपको बताएंगे। अब 8वां आपका कंजक्शन। कंजक्शन बोलते हैं संयोजन। संयोजन माने संयोग, संयोजन बना है शब्द संयोग से, जब दो चीजें जोड़ी हैं उसको बोलते हैं संयोजन। यहां पर क्या होगा, दो सेंटेंस दिए होंगे, उन दो सेंटेंस को आपस में जोड़ा जाएगा, और जोड़ किस जोड़ा जाएगा, एंड, बट, और, इसके अलावा कुछ और भी होंगे। जैसे एग्जाम्पल हिंदी में अगर बात करें तो राम बाजार गया, एक वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य महेश बाजार गया। अब दोनों वाक्य जोड़ना है हमें, तो क्या जोड़ेंगे, पहला वाक्य हमारा राम बाजार गया, दूसरा वाक्य महेश बाजार गया, उसको जोड़ के एक वाक्य बनाना है, तो एक वाक्य के लिए हम जोड़ करेंगे, यूज करेंगे और का, यानी राम और महेश, राम और महेश बाजार गए। तो राम यानी पहला था राम वेंट टू मार्केट, दूसरा रमेश वेंट टू मार्केट, दोनों बनाया राम एंड रमेश वेंट टू मार्केट, यानी एंड से हमने दोनों को क्या कर लिया, जोड़ दिया। तो ये एंड, ये हमारा क्या हो गया, कंजक्शन का प्रयोग कर लिया हमने दो वाक्यों को, सेंटेंस को जोड़ दिया। नमा है आपका इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन बोलते हैं विस्मय बोधक, विस्मय माने आश्चर्य, दुख, शोक, इस तरह कुछ चीज आवे में। जैसे हेलो,
आह, ऐलाश, यानी इसका इंटरजेक्शन मार्क क्या होता है, एक विराम चिन्ह के नीचे एक पॉइंट लगा देते हैं, ये आपका इंटरजेक्शन मार्क है। जैसे ओह, हेलो, ऐलाश, दुख है तो ऐलाश, कुछ हम बहुत खुशी हो रही तो ओह, दुख है तो ये सब बताएंगे आपको हम इंटरजेक्शन में। अब चैप्टर 10 सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, यानी वाक्यों का संयोजन। इसमें क्या होगा, दो या दो से अधिक सेंटेंस दिए होंगे, उन सेंटेंस को में आपस में जोड़ना है। जैसा अभी थोड़ी देर पहले बताया था, लेवो वही काम करना है इसमें। तो सेंटेंस को आपस में हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो वो कहलाएगा सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, यानी सिंथेसिस माने जोड़ना। किसको जोड़ना, सेंटेंस को, वाक्यों को। तो वाक्यों का संयोजन। 11वां है आपका वॉइस। वॉइस को बोलते हैं हिंदी में वाच्य। वाच्य होते हैं दो तरह के, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस बोलते हैं कर्तवाच्य और पैसिव वॉइस बोलते हैं कर्मवाच्य। ये परिचय में आता नहीं है कि इस सेंटेंस को कर्तवाच्य को कर्मवाच्य में बदलो या कर्मवाच्य को कर्तवाच्य में बदलो। ये हिंदी में काफी आता है ग्रामर में, वही चीज है। वैसे कर्तवाच्य मतलब एक्टिव वॉइस और कर्मवाच्य मतलब पैसिव वॉइस। जैसे राम गिव्स ए बुक, राम एक किताब देता है, यह वो कौन सा वाच्य है, ये आपका कर्तवाच्य है, यानी एक्टिव वॉइस है ये। राम गिव्स ए बुक, ये आपका एक्टिव वॉइस कह लो या कर्तवाच्य। इसका पैसिव वॉइस या कर्मवाच्य बनाना बनेगा इसका, ए बुक इज गिवन बाई राम। ए बुक इज गिवन बाई राम। इसको इंग्लिश में बोलेंगे पैसिव वॉइस, हिंदी में बोलेंगे कर्मवाच्य, यानी पैसिव वॉइस को हिंदी में हम कर्मवाच्य भी कहते हैं। अब एक चैप्टर 12 पढ़ाएंगे आपको नरेशन। नरेशन को हिंदी में बोलते हैं कथन। नरेशन को हिंदी में बोलते हैं कथन। कथन या नरेशन दो तरह के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच और दूसरा होता है इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कुछ हम डायरेक्ट कह दें, किसी बात को हम सुन करके सीधा सीधा कह दें, उसको बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच। और इनडायरेक्ट, जो हम किसी बात को अपने शब्दों में कह दें, किसी की बात को हम अपने शब्दों में कहें तो वो होगी हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। यानी कोई श्रोता है, कोई सुनने वाला है, वो वक्ता के वाक्य को, जो बोलने वाला उसकी बात को ज्यों त्यों कह दे तो वो होगी हमारी डायरेक्ट स्पीच। लेकिन वही श्रोता उसकी बात को, कोई अगर श्रोता है वो वक्ता की बात को अपने शब्दों में यदि कहे तो कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। यानी पढ़ेंगे आपने हाई स्कूल इंटर का भी किए होंगे, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, बस वही है जी। वो होते हैं हमारे, इसको बोलते हैं नरेशन। डायरेक्ट का बोलते हैं हम नरेशन, यानी कथन। चैप्टर 13 में आपको पढ़ाएंगे हम सिनोनिम। सिनोनिम माने समानार्थी। सा से सिनोनिम, सा से आपकी होता है हिंदी में समानार्थी। तो सिनोनिम कहीं आए हैं, इसका मतलब हमको समानार्थक करना है, यानी पर्यायवाची शब्द कह सकते हैं, यानी समान अर्थ वाले। जैसे आपका है एबिलिटी, एक शब्द है आपका एबिलिटी। एबिलिटी होती योग्यता। अब एबिलिटी का सिनोनिम बनाना है, यानी वो हम वर्ड छांटना है जिसका मीनिंग योग्यता ही हो। तो एबिलिटी का दूसरा बनेगा कैपेबिलिटी। क्या बनेगा? कैपेबिलिटी। क्यों? कैपेबिलिटी माने योग्यता है, एबिलिटी माने योग्यता है, दोनों का मीनिंग सेम है, यानी दोनों एक दूसरे क्या है? सिनोनिम हो गए। सेम मीनिंग मतलब सिनोनिम है दोनों एक दूसरे के, यानी एबिलिटी का सिनोनिम बना कैपेबिलिटी। अब चलेंगे आपको आगे चैप्टर 14 की तरफ। एंटोनिम। एंटोनिम माने एंटोनिम माने उल्टे। कहीं अगर एंटोनिम लिखा है, एंटोनिम समझ लीजिए आप उल्टे शब्द, यानी विलोम शब्द। जैसे आकाश का विलोम शब्द क्या होता है? पाताल। दिन का रात, ठीक है ना। तो ये क्या, इसको बोलते हैं विलोम शब्द, यानी एंटोनिम्स। जैसे एक आगे शब्द मिथ, MYTH, मिथ को बोलते हैं झूठ। अब कह रहा है मिथ का एंटोनिम छांटिए, चार ऑप्शन दे देगा। अब हमें मिथ माने, अगर इसमें एक वर्ड मीनिंग की भी बहुत बड़ी भूमिका है इंग्लिश में, जिसको जितने अधिक मीनिंग याद होंगे उसकी उतनी ग्रामर उसकी अच्छी हो जाएगी। क्यों? अगर मीनिंग याद नहीं है तो फिर इसमें उतनी आपकी पकड़ नहीं हो पाएगी। तो जिसकी वोकेबुलरी, जिसका शब्दकोश अच्छा है इंग्लिश में, वो अच्छा ज़्यादा क्वेश्चन कर सकता है। अब मिथ माने आपको यार इसका मिथ का मतलब मालूम है तो इसका उल्टा ढूंढेंगे आप। हिंदी थोड़ी है कि झूठ का शब्द कर दिया, हिंदी तो सब कर लेंगे, लेकिन प्रॉब्लम होगी हमें इंग्लिश में। तो मिथ माने हैं झूठ। अब हमें क्या ढूंढना है? सत्य ढूंढना है। तो सत्य होता है ट्रुथ। तो मिथ का हो गया ट्रुथ, मिथ का अपोजिट हो गया ट्रुथ, यानी एंटोनिम। चैप्टर 15 में इडियम एंड फ्रेजेज। इडियम फ्रेज बोलते हैं मुहावरा एवं लोकोक्तियाँ।
मुहावरा एवं लोकोक्ति जिसको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ईडियम एंड फ्रेज। जैसे अजल गगरी छरकत जाए, नाचन जाने आंगन टेढ़ा, ये सब चीज़ें आपको इंग्लिश में दिया होगा, इंग्लिश में अर्थ करके इसका इंग्लिश में वाक्य सुनाना है। ठीक है ना, बस अंतर ये है कि उसको इंग्लिश को हिंदी में, वो हिंदी को आपको इंग्लिश में करना है, ये है इसमें। 16 आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी वाक्यांश के लिए एक शब्द, एक पूरा सेंटेंस दिया है उसके लिए एक शब्द बनाना है। जैसे जो कवि न मरे, क्या बोलते हैं इसको, अमर। जो सबसे अधिक शक्तिशाली से बोलते हैं सर्वशक्तिमान, और जिसका पति मर गया उसे बोलते हैं विधवा। तो ये सब क्या हैं, ये सब वाक्यांश के लिए एक शब्द हैं, इसको बोलते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी पूरे सेंटेंस को हमको एक वर्ड में कन्वर्ट करना है। चैप्टर 17 में आपको पढ़ाएंगे हम फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब क्या होती हैं, यानी वर्ब यूज्ड विद प्रीपोजिशन, यानी फ्रेजल वर्ब यानी जिस क्रिया को, जिस वर्ब को हम प्रीपोजिशन यूज करें, क्रिया को, वर्ब को हम प्रीपोजिशन से यूज करें, उसको बोलते हैं फ्रेजल वर्ब्स। जैसे एग्जांपल है आपका अकाउंट फॉर। अकाउंट फॉर एक पूरा वो है, इसका मतलब है, ठीक है। अकाउंट क्या है, अकाउंट आपकी वर्ब है, फॉर आपकी प्रीपोजिशन है, वर्ब को हमने जोड़ दिया प्रीपोजिशन साथ में, तो ये बन गया हमारा फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब मतलब वर्ब विद प्रीपोजिशन, वर्ब विद प्रीपोजिशन इज कॉल्ड फ्रेजल वर्ब। दूसरा आपका इन स्पाइट ऑफ, और पहला हो गया अकाउंट फॉर, और भी काफ़ी हैं। चैप्टर 18 में आपको पढ़ाएंगे हम प्रोवर्ब्स। प्रोवर्ब बोलते हैं कहावत को, जो कहावत होती है ना हिंदी में, वही कहावत इंग्लिश में है, उनको बोलते हैं हम प्रोवर्ब्स। और अंतिम चैप्टर 19 आपको पढ़ाएंगे पैसेज। पैसेज को बोलते हैं हिंदी में परिच्छेद, यानी पैराग्राफ। एक पैराग्राफ दिया होगा 10-15 लाइन का इंग्लिश में, हिंदी में भी आता है, हिंदी में पैराग्राफ आते हैं। एक पैराग्राफ दे दिया और प्रश्न दे दिए 4-5 हिंदी में, तो उन प्रश्न का उत्तर उस पैराग्राफ में ही मिलता है। यही काम सिर्फ इंग्लिश में होता है, अंतर ये वो पैराग्राफ हिंदी में ना होकर के इंग्लिश में होगा, इंग्लिश में पैराग्राफ होगा और नीचे क्वेश्चन आएंगे वो भी इंग्लिश में आते हैं। तो पैराग्राफ को समझ के हमको उत्तर देना है, किसमें, इंग्लिश में उत्तर देने। अब इसमें जिसकी वोकेबुलरी, जिसका शब्दकोश अच्छा है, उससे बहुत फायदा है, क्योंकि शब्दकोश अच्छा होगा तभी तो उस पैराग्राफ का मतलब समझ पाएगा, जब मतलब समझ लेगा तभी वो आंसर दे पाएगा। तो इसके जिसका शब्दकोश अच्छा है उसके क्वेश्चन इसमें अधिक अच्छे होते हैं। तो हमने ये आपको 18 क्रम से बता दी, 19 जो टोटल आपके 19 चैप्टर होंगे इंग्लिश में, और इंग्लिश इसकी 19 ही वीडियो बनेंगी। तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरा अगला वीडियो कौन सा आने वाला है। पहला वीडियो मेरा आएगा नाउन का, क्योंकि मैंने अभी कुछ दिन पहले ही साइंस कंप्लीट किया है सुपर टेट में। अब साइंस के बाद अब बना शुरू कर रहा हूँ इंग्लिश की। तो एक जैसे दिन बाई दिन, एक दिन में 2 दिन में मेरे वीडियो धीरे धीरे आते जाएंगे। बस आपको ये समझना है कि मैं एक शुरू करूँगा और लास्ट में मेरे 19 वीडियो होंगे, और 19वां वीडियो होगा मेरा पैसेज वाला। तो आपको कोई भी आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और मैंने जो इंग्लिश समझा रहा हूँ वो इंग्लिश में समझाऊंगा ही, उसको हिंदी में भी समझाऊंगा, जिससे जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको ये समझने में, ग्रामर समझने में दिक्कत ना हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल RK सस मित्रा को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।